Namaskar to all. Today we are going to talk about death, and there are a lot of things जो मैं YouTube पे नहीं बात कर पाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं। कुछ चीज़ें पॉडकास्ट की आप सब लोग जान लें तो बेहतर होगा। जो भी एनालिटिक्स है पॉडकास्ट का यहाँ पे, उससे अभी तक ये पता चला है कि जो ऑडियंस है यहाँ पे जो आती है सुनती है पॉडकास्ट में, वो ऑडियंस रिटेंशन आप हैरान हो जाएंगे सुन के। 75% का रिटेंशन रेट है और ये सारे पॉडकास्ट में होता है। तो जो लिसनर्स होते हैं वो बहुत ही हाइपर फोकस्ड यहाँ पे होते हैं और सीरियस लिसनर्स होते हैं जिनका अटेंशन स्पैन अच्छा है और वो सच में कुछ ग्रोथ चाहते हैं, सच में सीखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा शत शत प्रणाम पहले तो कि आप लोग इतने अच्छे से सुन रहे हो। और मैं हैरान था देख के कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इस ज़माने में 2022 में आपका रिटेंशन रेट 75% जा रहा है। यूट्यूब एनालिटिक्स में ये ही जो सेम चीज़ है वो 10 से 15% होती है। मतलब अगर 1000 व्यूज़ आए तो उसमें से 100 व्यूज़ ही ऐसे होंगे जो कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। इससे ये पता चलता है कि आपका जो सीरियसनेस है या अटेंशन स्पैन है वो कितना अच्छा है। आज हम बात करेंगे मृत्यु के बारे में। यूजली जो भी पॉडकास्ट मैं करता हूँ पोस्ट मेडिटेशन करता हूँ। जस्ट अभी मैंने मेडिटेशन कंप्लीट किया है, 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन था मेरा। और प्राणवायु जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जैसे मेरी बॉडी में हीट जो है वो हो जाती है और प्यास लगने लगती है। इसीलिए गर्मियों में मेडिटेशन नहीं करना होता है, ध्यान नहीं करना होता है, क्योंकि सेलुलर डैमेज होने का चांसेस होते हैं। तो एसी वगैरह में बैठिए, उसमें करिए, या फिर रात में करिए, अगर मौसम अच्छा है तो करिए। पहाड़ों को इसीलिए चूज करते थे जो योगी थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें ठंडा मौसम मिले। आपने कई योगी ऐसे भी देखे होंगे जो पहाड़ों पे घूम रहे हैं और बर्फ़ों में बिना कपड़ों के सिर्फ नीचे एक लंगोटा पहन रखा है और यात्रा कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं बर्फ़ के ऊपर, सफ़ेद बर्फ़। मृत्यु क्या है, आज इस पर हम बात करेंगे। और मैंने जो अपनी यूलॉजी बोलते हैं शायद उसको, मैं गलत प्रोनाउंस मेरा थोड़ा सा ऑफ हो रखा हूँ मैं, तो यूलॉजी, हाँ, तो वो मैंने ऑलरेडी कर रखी है, बना रखी है और उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी। यूलॉजी मतलब होता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे आखिरी शब्द क्या होंगे मेरे फैमिली के लिए, मैं क्या कहना चाहूँगा। क्योंकि मरने के बाद, मृत्यु के बाद बहुत कुछ है जो एक्सप्रेस करने को रह जाता है। ये जो कुछ भी है, चाहे वो जीना हो, खाना हो, पीना हो, कोई काम करना हो, चाहे वो तमोगुणी काम हो, रजोगुणी काम हो या सतोगुणी काम हो, तीनों में से कोई भी काम वासना हो, कोई भी किसी भी तरीके की इच्छा आकांक्षा अगर छोटी, चाहे वो जीने की ही छूटी, क्योंकि सब कुछ त्यागने के बाद, सारी आकांक्षाएं त्यागने के बाद, सब कुछ त्यागने के बाद आखिरी में वही एक ही रहता है कि मुझे जीना है। आप देखोगे अगर आप सारी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन अगर आपसे मरना चाहते हो तो आप कहोगे नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तो अगर ये भी बचा रह गया कि जीना है, तो ये भी एक तरीके की वासना है। तो
हम पहले इसको साइंटिफिकली समझेंगे मैकेनिज्म क्या है। और पुराने ज़माने में मृत्यु पे, सत्य पे इतना जोर क्यों दिया जाता था, और राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है क्यों बोलते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो मृत्यु क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मृत्यु एक परिवर्तन है, बदलाव है, जिसे हम समझते हैं कि सब कुछ एंड हो गया। एक्चुअली में किसी भी चीज का अंत नहीं हो सकता, सब कुछ अनंत है, सब कुछ अनंत है। सुई से लेकर ग्रह तक, ग्रह से लेकर आकाशगंगा तक, सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग, whatever you are listening about, thinking about, and all the actions you are taking, every single information, every single memory inside your brain, every single information inside that particular neuron, actually it is not a neuron, but let's say if it is a neuron, that is also saved. It is there in this pocket of space. The space has the memory. You need to understand this. The space around us, it has the memory. जो आकाश है हमारे आसपास, वो रिकॉर्ड करता है। ये बहुत ज़्यादा डीप बात है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे अपनी तरफ से आपको समझ में आएगा। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु एक बदलाव है। पहले तो जब कोई मरता है, अगर वो स्थूल जगत पे अगर हम सिर्फ देखें, तो स्थूल जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मर रहा है स्थूल जगत में, ग्रॉस वर्ल्ड में, स्थूल मतलब वो जो नंगी आंखों से दिखता हो, दैट इज स्थूल। जो सुनाई देता हो, जो टच किया जा सकता हो, जिसको टेस्ट किया जा सकता हो, और जिसको स्मेल किया जा सकता हो, वो होता है स्थूल। स्थूल ऐसा आभास हो रहा होता है कि ये खत्म हो गया है, लेकिन सिर्फ संबंध खत्म हुआ होता है। आपका उस इंसान से जो संबंध है, सिर्फ वो खत्म हुआ। इनफैक्ट वो भी नहीं खत्म होता है, वो भी माइंड में आपके रहता है, पर उसका खत्म हो चुका होता है। इनफैक्ट ये भी कहना गलत होगा कि उसका खत्म हो चुका होता है, इस पे हम बात करेंगे आगे। अभी देखिए, किसी भी चीज को अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो कुछ भी मरता नहीं है। जिस डेथ को हम डेथ बोल रहे हैं, खत्म बोल रहे हैं, वो एक्चुअली कुछ खत्म नहीं हुआ है, किसी भी चीज का अंत नहीं हुआ है। वो एक्चुअली में बस परिवर्तित हुआ है किसी सटल फॉर्म में। अगर आप आग को, पानी को जलाओगे तो भाप बन जाएगा। अगर आप एक पेंसिल या मेरे शरीर को सूर्य में फेंकोगे तो आपको लगता है, दिखेगा ऐसा कि मैं खत्म हो चुका हूं, लेकिन एक्चुअली जो मेरे शरीर के कण 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 हैं, यानी अणु हैं, वो बचे हुए हैं। तो क्या मरता है? कुछ नहीं। और जो सवाल जब ये आता है कि अगर शरीर नहीं मरता है और स्थूल जगत में जो कुछ भी है अगर वो नहीं मरता है, तो सूक्ष्म जगत में या सूक्ष्म स्तर पर भी नहीं मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो यहां काम कर रहा है वो वहां काम कर रहा है। Whatever works here works there। ये पहले सिद्ध करना जरूरी है। ये पहले मैं बात कर चुका हूं इसके अपने YouTube चैनल पे कि जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है। जैसे कि डुअलिटी, तो डुअलिटी यहां भी है, माइंड में भी है और स्पेस में भी है। माइंड में डुअलिटी कैसे है? आपको काला पसंद है, उनको सफेद पसंद है। आपको शाहरुख पसंद है, उनको सलमान पसंद है। आपको गोरा पसंद है, उनको काला पसंद है। आपको पिज्जा हट पसंद है, उनको डोमिनोज पसंद है।
आपको साउथ इंडियन पसंद है, उनको नॉर्थ इंडियन पसंद है। डुअलिटी है, डुअलिटी। दिन रात, सूरज चांद, हर तरफ आप देखोगे तो डुअलिटी है। तो लॉयल्टी माइंड में भी है और बाहर भी है। इस पे आपको खुद विचार करना होगा, इस पे चिंतन करिए। मैं बार बार हर चीज़ नहीं समझाऊंगा आपको कि एक एक चीज़ पर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो डंके की चोट पर सच है। अगर आप कह रहे हो कि ये झूठ है तो आप झूठ मानते रहिए, या ये कहिए कि चलो कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं और पार्थ को गलत साबित करते हैं। जब आप इन्वेस्टिगेट एक्चुअली में जिस दिन करने निकल गए आप खुद, क्योंकि अभी आप बैठे हुए हो और सिर्फ हाँ या ना दबा रहे हो, जैसे मैंने कहा ना डुअलिटी है। अभी आप या तो हरी बटन दबाते हो या लाल बटन दबाते हो। कोई कुछ बोलता है आपसे तो कहता है ये तो बकवास है, एक तो ये, दूसरा हाँ ये सही बोल रहे हैं। दोनों ही गलत है। एक अंधभक्त है और एक विपरीत है, बिल्कुल एक दुश्मन बना बैठा हुआ है। दोनों ही महाबेवकूफ है, क्योंकि दोनों ने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि जो उनके मेंटर है उन्होंने क्या बोला। मैं मेंटर तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेंटर बनने का कोई शौक नहीं है, बट मेरे को अच्छा लगता है सब बातें करना, शेयर करना, तो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई 1-2% लोग हैं जो सुनेंगे और आज़ाद हो जाएंगे। अब आप सभी को पता है कि मेरे जो बार बार नाम लेना, आप कहोगे कि बार बार नाम ले लेते हो, संदीप महेश्वरी जी का क्या है सीन कि मेरे साथ हमेशा से उनका एक अटूट रिश्ता रहा है। उनको पता नहीं है 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स में 100 लोग आज़ाद हुए हैं केवल। उन 100 लोगों में 10 लोग जो हैं जिनको सही से पता है सब कुछ। उन 10 में से केवल एक आदमी है जिसको सही से पता है, और वो कौन है? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट ये श्योर है कि 22 करोड़ लोगों में से 10 में से मैं हूँ, ये श्योर है। अब इसको आप घमंड मानो या प्राउडनेस मांगो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है क्योंकि इसको मैं इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ। ये कोई मेरी मान्यता नहीं है। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे उसकी ज़ात पता चल जाती है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, ये किस लेवल पे बात कर रहा है। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई गेट, उससे समझ में आता है कि अभी इनका क्या लेवल है। और इसमें छोटे बड़े की बात नहीं है। देखिए, इसमें छोटा नीचे मत करिए। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा अलग से लग रहा हो, एरोगेंस टाइप का, लेकिन वो थोड़ा सा बात करने का लहजा वैसा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है कि लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, जांच नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं आपने जांच करी, आपने बोध किया। बिना बोध किए आप ये कह रहे हो कि ये गलत है, ये सही है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जब मैं एसएम को चुनना चालू किया था तो 2-3 साल पहले की बात है, मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न उठा। मैंने कहा हर सवाल में इस आदमी की ज़रूरत क्यों पड़ रही मुझे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं अपने सवाल खुद सॉल्व कर लूं? और उसी पे एसएम जोर करते हैं, उस समय करते थे, अभी तो बात ही छोड़ दो। उस समय करते थे कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद सॉल्व करिए, और ये समझ लीजिए कि प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन क्या है समझ में आ जाएगा। तो यस और नो नहीं करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन हाँ ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात डंके की चोट पर सच है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के आप खुद उसको जांच पड़ताल करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही बोल रहा। तो मृत्यु क्या है, इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा निरीक्षण करने की ज़रूरत है। आप खुद निरीक्षण करिए, आप ध्यान लगाइए उस पर, आपको समझ में आएगा। हर वो चीज़ जो दिख रही है उसको मारने का सोचिए। जो भी आपके सामने कमरे में दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, कोई विचार दिख रहा है मन में, कुछ भी, उसको मारने का सोचिए।
आप देखेंगे उसको मारने का कोई तरीका नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये तो समझ में आ गया कि डेथ चेंज है, कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है, यहाँ बदलाव होता है, वहाँ बदलाव होता है। साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में कैसे काम कर रहा है ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि जो यहाँ काम कर रहा है वो वहाँ काम कर रहा है। जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में काम कर रहा है वो फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रहा है। तो ये तो पहले सिद्ध करना ज़रूरी है। अगर यही नहीं सिद्ध किया तो फिर तो सारे लॉज कहीं काम ही नहीं करेंगे। जो पैटर्न्स हैं, जो कॉमनैलिटीज़ हैं, जो समानता है, वो तो भैया एक ही है। इट इज़ लाइक वन ऑर्गेनिज्म। तो अब सवाल ये आता है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड डेथ प्रॉपर्ली। आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले की बात है। मैं मेडिटेशन करता था और मुझे डर लगता था अंधेरे में। तो बहुत डर लगे, बैठूं, आंखें बंद करूं, ऐसा लगे कि सामने कोई खड़ा हुआ देख रहा अंधेरे में, कोई सामने से गुजर ना जाए, कोई मुझे छू ना ले, गला न दबा दे कोई पीछे से आके। अंधेरे में कैसे बैठूं, कुछ फिगर दिखे। तो ये सब डर मेरे अंदर थे। ऐसे करते करते डर होता गया। फिर मेरे अंदर जैसे जैसे समझ गहरी होती गई, मेरे अंदर ये सवाल आया। मैंने कहा कि जब अभी तक इतनी बार बैठ चुका हूं, है ही नहीं, और एक बात बताओ, भूत को मेरे में इंटरेस्ट क्यों होगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ना भैया मेरे घर में किसी की मृत्यु हुई है आसपास, है ना, तो भूत चुड़ैल को मेरे अंदर क्यों इंटरेस्ट आएगा? और ये इंटरेस्ट लाइट बंद होने में ही क्यों आएगा? सही बात है ना, लाइट जलते वक्त भी आना चाहिए। क्यों? लाइट क्या कोई भगवान थोड़ी है जो वहां पे लाइट, हाँ, बल्ब जला दिया तो भाई ठीक है भाग गए, है ना, है थोड़ी है। अग्नि है मान सकते हैं, लेकिन लोग लाइट जलाते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये सवाल आया। फिर मैंने कहा कि अगर सच में आ गया तो मुझे क्या डर लग रहा है? अगर सच में आ गया तो मैं क्यों डर रहा हूं? तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा निरीक्षण करना इसके ऊपर चालू किया और ध्यान लगाया इसके ऊपर। मैंने कहा कि क्यों हो रहा है, और जैसे जैसे मैं लेयर हटाता गया क्वेश्चनिंग के थ्रू, आखिरी में एक लेयर बची, वो था फियर ऑफ डेथ। आप देखोगे, अगर आपको चुड़ैल भूत से डर लगता है तो एक चीज आपको बहुत अच्छी क्लियर होगी कि कहीं वो मान न डाले। आखिरी में है कि आप जीना चाहते हो, वही आ गया ना। फियर ऑफ डेथ का मतलब क्या? जीना चाहते हो आप। इसका मतलब आप वासना भरी हुई है अंदर, राइट? तो जीने की। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये फियर ऑफ डेथ निकल गया तो इसका मतलब मैं भूत से नहीं डरूंगा। और मैंने डेथ के ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया। उस दिन से मेरी शुरुआत हो गई। 3 साल पहले की बात है। और मैंने डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, मैंने कहा कि अब इसको पता करना है, क्योंकि मेडिटेशन करते हुए लगता है डर और रही है मेरी फट, तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो मैंने इस पे इन्वेस्टिगेट करना चालू कर लिया। मैंने कहा कि इसको तो भाई मैं पकड़ के रहूंगा। अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर मूवी वगैरह देख लिया तो उसके बाद और ज्यादा डर लगता है। तो वहां से कमेलियन माइंड कैरेक्टरिस्टिक निकल के आई, बट उसके बारे में भी मैं बात नहीं करूंगा। तो डेथ जो है बेसिकली इट इज जस्ट दैट कि यू आर फियरिंग डेथ, यू आर फियरिंग दैट आई डोंट वांट टू नॉट एग्जिस्ट, बट इन रियलिटी वेदर द बॉडी इज देयर और नॉट, यू स्टिल एग्जिस्ट। द कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस. Consciousness cannot be killed. Consciousness cannot be touched. Even the प्राणमय कोश, there are 5 कोशास. पहली जो कोश है उसको बोलते हैं अन्नमय कोश.
कोश का मतलब होता है लेयर। तो पहली जो चादर है उसको हम बोलते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय मतलब जो अन्न से बनी है, अन्न, अन्नपूर्णा और ये सब सुना होगा आपने। अन्न यानी फूड बॉडी, जो हमारा शरीर है, फिजिकल बॉडी। दूसरा है मनोमय कोश। मन से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं, द एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग रिलेटेड टू मन, जैसे इमोशंस हो गए, हाँ, जलन भावना, क्रोध और ये हैप्पीनेस एंड ऑल दैट, ऑल दीज थिंग्स आर देयर ना, फियर एंड ऑल दैट। मेमोरी, अ पार्ट ऑफ मेमोरी, नॉट द एंटायर मेमोरी, विच इज कॉन्शियस मेमोरी, दैट इज इनटू द मनोमय कोश। उसके बाद आता है प्राणमय कोश। ये एनर्जी बॉडी है। आप सुबह उठे, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपका प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश और मनोमय कोश और अन्नमय कोश तीनों अलाइंड है, क्योंकि एनर्जी तीनों में अच्छे से मूव हो रही है। प्राणमय कोश जो है बेसिकली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राणा, द एनर्जी, द वाइटल फोर्स, एक ऐसी पावर जो सिर्फ जीवन में है। ये बात याद रखिएगा, जीवन, जहां भी कहीं भी जीवन है उसमें प्राणा है, ठीक है। इस यूनिवर्स में वी डोंट नो व्हाट इज इन अनदर यूनिवर्स, बिकॉज देयर हैज बीन डिबेट्स, द 5 तत्व, पंच तत्व। जरूरी नहीं है कि दूसरे यूनिवर्स में पंच तत्व हो, ठीक है। देयर हैज टू बी, इट इज लाइक बियॉन्ड द इमेजिनेशन, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीवर्स। एंड देन इफ, अगर मुझे ये बोला जाए कि आप ये टच करिए कि पंच तत्व हैं या नहीं है, मैं कहूँगा पंच तत्व नहीं होंगे, दूसरे में कुछ और होगा। वहाँ पे सब कुछ अलग है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का ये कहना है कि जो लॉज हैं वो अलग हैं दूसरे यूनिवर्स के। सो आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट, एंड देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। देन आफ्टर दैट दिस इज द थर्ड प्राणमय कोश, राइट। अब चौथी जो है उसको विज्ञानमय कोश बोलते हैं। विज्ञानमय कोश बेसिकली क्या है कि इसमें जितना भी आज तक एवोल्यूशन मेमोरी है, चाहे वो सटल लेवल का एवोल्यूशन हो, चाहे वो ग्रॉस लेवल का एवोल्यूशन हो, ये उसमें सेव्ड है। विज्ञान, विश्व का ज्ञान, अभी तक जितने भी क्रिएशंस हुई हैं वो सब एम्बेडेड है इसमें। सो you need to understand this, that this is 84th creation according to पतंजलि। मतलब पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये 84th ब्रह्मांड है। अब ये खत्म होगा कुछ क्वाड्रिलियन, जिलियन, लाखों, अरबों, करोड़ों, खरबों करोड़ों साल बाद ये खत्म होगा थ्रू ब्लैक होल, जिसको हम स्वयंभू बोलते हैं, या हम शिवा बोलते हैं, या महेश बोलते हैं। उस फेज को बोलते हैं नटराज। अभी जो फेज है इसको हम कह सकते हैं भोलेनाथ फेज, ठीक है। ये जो फेजेस हैं शिवा के, जो यूनिवर्स के जो फेजेस है, जो एज है यूनिवर्स की, उसको अलग अलग नाम दिए गए। तो जैसे कि आप नटराज की बात करोगे तो तांडव जो है, ये शिव तांडव कर रहे हैं, मतलब क्या, प्रलय आ रही है। तांडव का मतलब हो गया कि आप कुछ कर नहीं सकते, अब तांडव होगा, अब नष्ट होगा सब कुछ, ठीक है। तो एक टांग दूसरे टांग के ऊपर रखी हुई डांस कर रहे हैं, आपने देखा होगा नटराज का, अगर आप, तो सारी चीज़ों, जितने भी सिंबल है, सबका एक मतलब है। इनफैक्ट जो शिवलिंग है वो ब्लैक इस वजह से है क्योंकि वो डिपिक्ट कर रही है काल को, और काल जो है वो सिर्फ ब्लैक होल में है। ब्लैक जो है, वो जो ब्लैक होल है उसका सिर्फ एक ही रंग है, वो है काल, और वो रिलेटेड है टाइम एंड स्पेस से भी। तो काल का दो मतलब हो गया, एक तो है काला, ठीक है, और दूसरा जो है वो टाइम एंड स्पेस है। जहां टाइम होगा वहां स्पेस होगा, ये बात याद रखिए। अगर स्पेस नहीं तो ये लाइक पति पत्नी, शिव और शक्ति, ठीक है। तो जहां टाइम होगा वहां स्पेस होगा। ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि स्पेस एंड टाइम एक साथ ही आएंगे। स्पेस टाइम फैब्रिक बोलते हैं इसको।
तो मटेरियल वर्ल्ड का सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पेस एंड टाइम, ये पहले आते हैं, फिर कंस्टिट्यूएंट्स आते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल दैट, पार्टिकल्स, वेव्स, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। तो आपको ये सब समझना होता है। तो ये है विज्ञानमय कोश। अब आती है ब्लिस बॉडी। अब ब्लिस बॉडी जो है यानी जो आनंदमय कोश है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका जो कुछ भी आप भाग रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, वो आनंद के चक्कर में भाग रहे हो, क्योंकि आप पहले रह चुके हो इसमें। बचपन में आप आनंदमय थे, तो इस वजह से आप वापस भागते हो वो क्रिएट करने के लिए। लेकिन बचपन में आनंदमय क्यों थे, ये भी समझने की जरूरत है। एक लड़का बच्चा है, एक बालक है, ठीक है, और एक बालिका है, आप देखोगे कि वो खुश क्यों रहते हैं, वो हेट्रेड में क्यों नहीं रहते, क्योंकि जो ये बेसिक लेयर है वो ब्लिस बॉडी है। अगर आप सो जाते हो तो आपको डीप स्लीप में आनंद आता है सब कुछ, क्योंकि आपकी जो बेसिक लेयर है वो ब्लिस बॉडी है। अगर वो नफरत वाली होती, आनंद क्या, अगर पीड़ा में कोश होती या फिर दुख में कोश होती, तो आपका जो बेसिक जो था, आपको मजा आता दुख में। लेकिन अभी आपको दुख में मजा नहीं आ रहा, आपको मजा आता है आनंद में, क्योंकि आनंद में कोश आपका जो बेसिक फंडामेंटल जड़ है, फाउंडेशन है। तो इस वजह से आपको हर एक चीज में आनंद ढूंढना होता है। और सोते वक्त, बचपने में या बुढ़ापे में जब एनर्जी डाउन हो जाती है, तो भी आपको आनंद आता रहता है, ठीक है। और आप जब पीड़ा में होते हो, सिकनेस में होते हो, तो आपको आनंद चाहिए होता है, बिकॉज बॉडी थोड़ी सी अलग हो गई है, बट दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो ब्लिस में है, तो अब आप चाहते हो कि वो ऐसा ही हो जाए। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे आपको बेसिकली इसमें समझना हो। इस वजह से आनंदमय कोश यहाँ पे जो बेसिक है वो कही गई है। इसके अलावा भी इन 5 लेयर्स के और भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनैलिटीज हैं, जितना मुझे पता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू विद माई ओन ऑब्जर्वेशन। नाउ वट एवर आई लर्न, आई कनेक्ट इट विद अदर सर्कमस्टेंसेज इन द लाइफ। तो अगर इट इज अप्लाइंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज माइंड, बॉडी, स्पेस, टाइम, तब समझ लो कि वो लॉ है, तब समझ लो कि वो सच है, सत्य है, राइट। तो मृत्यु के बाद एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो आनंदमय कोश है और जो मनोमय कोश है, मनोमय कोश का भी में अगर डीप जाएंगे तो और लेयर सेग्रीगेटेड है, लेकिन उसमें हम शायद ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है। और मैं फ्रैंकली, टू बी फ्रैंक, मुझे पता भी नहीं उसके बारे में, मुझे बहुत स्टडी करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो बट हर एक लेयर का जो बेसिक 5 हैं, पर अगर आप देखो तो ऐसे शायद 114 के आसपास होंगी, अगर आप डीप अगर देखोगे तो इसमें क्या होता है बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है, या फिर 108, 114 या 108 दोनों में से कोई एक होगा, या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, आई हैव नो आइडिया लिटरली। 108 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चक्र जो होते हैं 108 होते हैं, और मंत्र 108 बार पढ़ना होता है, और 114 जो होते हैं वो शायद बाहरी होते हैं या कुछ समथिंग लाइक दैट, है ना। तो लेट्स से कि जो अन्नमय कोश है वो जब मर जाती है, तो मनोमय कोश का जो आधा भाग है वो भी साथ में चला जाता है। अब चला कहाँ जाता है, ये सब कुछ सेव होता है पॉकेट ऑफ स्पेस में, ठीक है, एवरीथिंग। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका भी मैं आपको प्रमाण दूंगा अभी थोड़ी देर में, कि पॉकेट ऑफ स्पेस में कैसे सब कुछ मौजूद है। देखिए, अभी दे देता हूं प्रमाण। लेट्स से कि पूरे यूनिवर्स को पहले आप रीसेट कर दो, ब्लैंक कर दो, सिर्फ टाइम एंड स्पेस रखो, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट मत रखो, सारे प्लैनेट हटा दो, है ना, प्लांट, एनिमल्स, अर्थ में जितने भी हैं, ह्यूमन, सब कुछ हटा दो, सब कुछ, सिर्फ एक चीज खाली रखो, सब कुछ खाली कर दो, सब कुछ, सिर्फ टाइम एंड स्पेस रखो, ठीक है। अब देखो, अब जो पैदा हो रहा है, जो भी पैदा हो रहा है, जो भी पार्टिकल पैदा हो रहा है, वो एक कोड है, वो एक प्रोग्राम है, वो एक लॉ है। जो भी पार्टिकल पैदा हो रहा है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। जैसे कि एटम की एक कैरेक्टरिस्टिक है, एटम में 3 जो भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना ही करना है, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, आप देखोगे एक फंक्शनैलिटी है सबकी। तो बात यह है कि वो इंफॉर्मेशन कहीं से तो आ रही है ना। अब वो इंफॉर्मेशन
ऐसा तो है नहीं खुद पैदा हो जाएगी, वो इंफॉर्मेशन टाइम एंड स्पेस से आ रही है। तो स्पेस में ही तो सब कुछ निकलता है। स्पेस पार्टिकल्स को आपस में जोड़ता है, उसके बाद वो जो पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं मिट्टी बनता है, फिर उसी मिट्टी में पौधे निकलते हैं। जो भी कंस्टिट्यूएंट्स बेसिक फंडामेंटल धरती जल अग्नि वायु आकाश, ये पांचों कंस्टिट्यूएंट जो हैं ये आए ही हैं आकाश से। ठीक है, पहला आकाश तत्व आता है, और आकाश तत्व किससे आता है? वो आप कह सकते हो कि ब्रह्म ध्वनि होती है, जिसको साउंड ऑफ साइलेंस कह सकते हो, उससे आता है। एंड इनफैक्ट उसके नीचे भी देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसके नीचे भी कुछ है, विच यू कैन कॉल इट एज एम्प्टीनेस, बिकॉज शिव का लिटरल मीनिंग होता है नो थिंग। मतलब जब सब कुछ खत्म होने, प्रलय आ रही होती, तांडव हो रहा होता है, शिव तांडव, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। तो जब अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो क्योंकि तो देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म एंड शिव, क्योंकि ब्रह्म को ही शिव नहीं बोला गया है, यह बात याद रखिएगा। शिव और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं, फेजेस हैं लेकिन अलग अलग हैं। और विष्णु विश्व अणु, यानी जो अणु है उसको एटम बोलते हैं, विश्व मतलब होता है मटेरियल वर्ल्ड, तो वो उसको अगर हम साइड करते वो तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ब्रह्म और महेश दोनों को अलग अलग रखा गया है, इसका मतलब देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड दैट। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर आप ये कहोगे ब्रह्म ही महेश है तो ऐसे तो फिर विष्णु भी होना चाहिए तीनों में एक, लेकिन ब्रह्म विष्णु कैसे हो सकता है? राइट? तो ऐसे आपको समझ लो कि ब्रह्म तो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, विष्णु तो मटेरियल वर्ल्ड है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व अणु मटेरियल वर्ल्ड कैसे हो गया? अरे भैया, आप विश्व अणु को अगर आप तोड़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हो तो ब्रह्म से लेकर महेश तो समझ रहे हो, ब्रह्म को तो मानते हो, महेश को तो मानते हो, और अगर बीच का अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिक हो गया, बीच में जो बचा मटेरियल वर्ल्ड बचा। भाई पैदा हुआ मटेरियल वर्ल्ड, उसको ब्रह्म बोलते हैं। पैदा हुआ, फिर मटेरियल वर्ल्ड पूरी तरीके से बना, उसको विष्णु बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रक्शन हुआ, ब्लैक होल में सब कुछ जा रहा है, उसको महेश बोलते हैं। और ब्लैक होल कनेक्टेड है शिव से, क्योंकि शिव का दूसरा नाम स्वयंभू है, और स्वयंभू जो है वो उसका लिटरल मीनिंग अगर आप देखो तो जो खुद से बनता है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, स्वयंभू, खुद से, जो खुद से पैदा हो रहा है, जो खुद को बर्थ दे रहा, स्वयंभू। भू मतलब जो बर्थ देता है, स्वयं मतलब खुद। आप समझ रहे हो कितना तगड़ा है ये? तो आपको ये समझना होता है कि ये तीनों अलग अलग फेजेस हैं, और त्रिशूल जो है वो इसको, ट्राइडेंट जो है वो इसको सिंबलाइज करता है, क्योंकि इस त्रिशूल में आप देखोगे, एक्वामैन अगर आप देखो उसमें 5 वो दिए एजेस हैं। 5 एज नहीं होते भैया ट्राइडेंट पे, 3 होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, तो ये उसको डिनोट कर रहा है। तो जब मरता है इंसान तो जो 2 लेयर हैं वो अलग हो जाती हैं, और प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश और ब्लिस बॉडी, ये तीनों बेसिकली सस्टेन्ड रहती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि स्टैंड बाय पीरियड होता है। स्टैंड बाय पीरियड मतलब क्या होता है वो समझना, इसको हम प्रेत योनि बोलते हैं। अभी लोग डर जाएंगे, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। इस दुनिया में भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डरना है तो इंसान से डरिए, मनुष्य से डरिए, क्योंकि उसके पास पावर है छुरा भोगने की। भूत प्रेत चुड़ैल के पास पावर नहीं छुरा भोगने की। डिसएम्बॉडीड बीइंग्स जो होते हैं, दे आर वर्थलेस, दे कांट डू शिट अबाउट यू, दे कांट डू शिट लिटरली। सो you need to understand that if you die, you're not even conscious that you have died. आप सिर्फ वासनाओं के थ्रू, टेंडेंसीज के थ्रू एक्ट करते हो। अगर आपका खाना तो जहां खाना बन रहा होगा वहां आप खिंचोगे। इस तरीके की चीजें होती हैं। एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, आई हैव नो आइडिया, बट दिस वर्क्स, दिस इज लाइक दैट, दिस आई कैन से एट डंके की चोट, यू कैन इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ कि ये होता है।
क्योंकि अगर ये होता नहीं तो डेथ रिचुअल्स नहीं होते, और डेथ रिचुअल्स हमारे ऋषि मुनि ने बनाए हैं, और ऋषि मुनि ने 10,000 साल पहले ही 7 ग्रहों को देख लिया था। 1608 में गैलीलियो ने देखा है, और उसके बाद हमने नाम दिए थे, या उससे पहले दे दिए थे, व्हाटएवर, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट ग्रहों के नाम 10,000 साल पहले बता देना और ये डिस्कवर कर लेना कि बिना वहां पे टेलीस्कोप के देखे वहां पे ग्रह हैं, और उसका नाम दे देना, 7 साप्ताहिक जो दिन होते हैं उनके नाम पे, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम उनकी बातों को क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, और उन्होंने ही ये सब बातें जो हैं बोली हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप इस पे क्वेश्चन कर रहे हो तो आप पूरा क्वेश्चन करो पहले सही से, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि ध्यान नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है, तो मैं कह रहा हूं कि मत करो, आप ध्यान मत करिए, और देखिए आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और आप ध्यान करिए और फिर देखिए स्टेट ऑफ माइंड क्या है। दोनों में से जो आपको सही लगे कर लीजिए। ये बैल बुद्धियों की तरह आप सिर्फ ज्ञान अगर लेते रहोगे तो इट इज अ कंप्यूटर विच इज जस्ट एब्जॉर्बिंग द डेटा। एक दिन क्या होगा, हैंग हो जाएगा, और जो कंप्यूटर हैंग हो गया काम से, बाहर में बकवास कंप्यूटर, उस कंप्यूटर के अंदर एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो प्राण में जो कोश है और विज्ञान में और ये जो आनंद में कोश है, ये 3 कोश आसपासती हैं। इसके बाद क्या होता है, स्टैंड बाय पीरियड होता है। स्टैंड बाय पीरियड क्या, उसको प्रेत योनि बोलते हैं। ये क्यों होता है इसको समझने की जरूरत है। अगर कोई 90 साल की उम्र में मरा है तो उसका स्टैंड बाय पीरियड बहुत कम होगा। ऑन एन एवरेज उसका स्टैंड बाय पीरियड होता है 48 आवर्स से लेकर विद इन 10 to 13 डेज, और उसको नेक्स्ट जो बॉडी है वो मिलती है अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा। व्हाट इज दैट कर्मा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड ये सब चीज़ें मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी, लेकिन जब मैंने दिग्गजों को सुनना चालू की और मैंने जे कृष्णमूर्ति का एक जो वीडियो था वो मैंने सुन लिया, उसके बाद से मैंने कहा हाँ मेरी सारी रीजनिंग सही है। क्योंकि जेके ने अगर बोल दिया है तो आप समझ लो वो तो सही है ही है, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी आपको कभी कभी दिख रही होती लेकिन आप यकीन नहीं कर रहे होते। जैसे होता है ना कि आपको बिजनेस में पॉसिबिलिटीज़ दिखती है कि हाँ ये करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इतना कंडीशन कर दिया गया है आपको कि आप सरकारी नौकरी ही करोगे, आप वो करोगे ही नहीं। ये होता है पावर ऑफ कंडीशनिंग। एक कंडीशन माइंड अगर सामने आपके कोई लाल बत्ती जल रही ना, और आप कहोगे कि आपको दिख रहा है वो लाल बत्ती है, लेकिन फिर भी आपको वो लाल बत्ती नहीं लगेगी। आपको दिखेगा, आपके सेंसेस कहेंगे कि वो लाल बत्ती है, लेकिन आपको माइंड इतना तगड़ा कंडीशनड है कि वो लाल बत्ती आपको लाल बत्ती नहीं लगेगी, वो लगेगी नीली बत्ती। ये है पावर ऑफ कंडीशनिंग माइंड। इसीलिए तो आदमी कुछ कर नहीं पाता है। तो इसको अगर आप पहले समझना है कंडीशनिंग क्या है और किस लेवल पे ये जोर देती है माइंड पे, पहले ये समझना है, फिर आप इसको डीकंडीशन करोगे। फिर जितने भी गधे कच्चे लोग हैं आपके पास, उनको बोलोगे भाड़ में जाओ तुम भाड़ में जाओ। फिर कहेंगे हमारे साथ रहोगे अकेलापन हो जाएगा। अरे तुम भाड़ में जाओ, अकेलेपन का इलाज मेरे पास है। अरे एकांत में जो रस है वो कहीं नहीं है, भाड़ में जाओ। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो आप अगर जब देखोगे चीज़ों को क्लैरिफाई करोगे, आप डिकोड करोगे, आप समझोगे प्रॉपरली, एक एक क्वेश्चन के साथ ठहरोगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो जब ये बात हुई तो तब तक मैं एक ऐसे कंडीशनड माइंड में था कि मुझे था वो लाल बत्ती थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लाल बत्ती है वहां पे, दिख रही है लेकिन नहीं हो रहा था। तो यही हुआ था मेरे साथ। रीबर्थ और इनकार्नेशन का जो कॉन्सेप्ट था मेरे को बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, और इसी वजह से मैं असम के सेशन में भी जाके पूछा था, लेकिन खैर उसकी मैं बात नहीं करूंगा। तो जब मुझे ये समझ में आया तो मैंने कहा कि यार कहीं ना कहीं तो जेके ने बोला होगा, ऐसा तो है नहीं। और मैंने कहा अगर जेके सर का अगर हो गया, समझ में आ गया कि बस एक कहीं कुछ मिल जाए। बहुत रिसर्च किया और फाइनली एक वीडियो मिला जिसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और वहां पे मैंने जब समझा, फिर मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो वही बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं सदगुरु को और इन सबको, भगवत गीता, देखिए क्या होता है, सत्य की एक बात बताते हैं। सत्य की एक बहुत ही गतिविधि है जो आपको समझने की जरूरत है।
सत्य जो होता है ना वो रिपीट करता है अपने आप को। अगर कोई बुक में बात बोली गई है, फिर कोई इंसान बोल रहा है, फिर एक और इंसान बोल रहा है, फिर आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देखोगे कि एक ही बात अगर 50 जगह रिपीट हो रही, समझ लो कि 80 से 90% चांसेस हैं कि वो बात सत्य है, कि वो बात सत्य है। अब आपको बस उसका बोध करना है। तो इसीलिए मैंने लॉज को अलग एक व्यू से देखना चालू किया और स्क्रिप्चर्स से मैं कनेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं स्क्रिप्चर्स और ये सारी चीजें मैं पढ़ चुका हूं। भगवत गीता मैंने कई बार पढ़ी है, ठीक, अष्टावक्र गीता पढ़ी है, यही दो मैंने पढ़ी है, बाकी मुझे जरूरत भी नहीं है पढ़ने की, क्योंकि पढ़ के वो उनका नजरिया दिखता है। आपको जब तक पढ़ के आप विश्वास करोगे, वही बात हो गई ना, आप उसको पढ़ोगे, आप या तो हरी बत्ती दबाओगे या तो लाल बत्ती दबाओगे। आप कहोगे या तो है या तो नहीं है, या तो नहीं है, या तो है या तो नहीं है। दोनों में ही आप कहीं सच के पास नहीं जा रहे हो, दोनों में ही आप सत्य के पास नहीं पहुंच रहे हो अंकल। जब तक उस बात का बोध नहीं होगा तब तक आप नहीं पहुंचोगे। अब कई लोग बोलते हैं रीबर्थ का बोध कैसे करें। अरे भैया, हर बात जो मैं बोलता हूं उसको आप हर जगह अप्लाई क्यों करते हो एज इट इज। रीबर्थ को अगर समझना है तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है, क्योंकि अगर जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है तो यहीं देख के, स्थूल को देख के सूक्ष्म को समझा जा सकता है। स्थूल को देख के सूक्ष्म को समझा जा सकता है। सूक्ष्म में घुसने की जरूरत नहीं है, ना ही सूक्ष्म में आप घुस पाओगे, यह भी कोशिश मत करना। सूक्ष्म में आप घुस नहीं सकते, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। तीसरी को बोलते हैं अज्ञेय। अज्ञेय जो नॉलेज होती है वो ना जाना गया है और ना जाना जाएगा, ये तीसरा होता है। और पहला होता है ज्ञात, जो जाना जा चुका है, और अज्ञात, जिसको जानना बाकी है अभी। और तीसरा होता है अज्ञेय, इसको कभी नहीं जाना जा सकता। सिर्फ 2% स्थूल है, 98% जो सूक्ष्म है उसको आप नहीं समझ सकते अंकल। तो आप ये कह रहे हो कि मैं 98% को कैसे बोध करूं, नहीं हो पाएगा, आपको सूक्ष्म देखना पड़ेगा। अगर आप आर्टरीज को देखोगे तो, और उसके बाद नाड़ियों को देखोगे, 72,000 जो नाड़ियां हैं, जो योगा की नाड़ियां हैं, उसको देखोगे और आर्टरीज को देखोगे, आपको देखोगे कि आर्टरीज की जो जड़ है वो ये है। नर्व्स जो हैं बॉडी में, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे, आप जाके नर्वस सिस्टम डालो, आप ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखो जाके, और उसके बाद आप गूगल पे डालो नाड़ियां, आप देखोगे नाड़ियों का जो डायग्राम है और जो नर्व्स का जो डायग्राम है दोनों सेम है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सूक्ष्म जैसा है वैसा स्थूल है। आपको ये समझने की जरूरत है। तो स्थूल में जो लॉज काम कर रहे हैं वो सूक्ष्म में काम करेंगे सर। आपको रीबर्थ वो करने की जरूरत नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता पुनर्जन्म की मेमोरी खुल गई तो आप पागल हो जाओगे ठीक है। तो ये सब चक्करों में मत पड़ो, ये पास्ट लाइफ रीइंकार्नेशन। अरे भैया, आपको पता है आपका माइंड 1 महीने पहले या 2 दिन पहले आपने नाश्ते में क्या खाया था? आपको पता है क्या खाया था आपने 1 हफ्ते पहले नाश्ते में क्या किया था? आपको पता है? नहीं पता। क्यों भुला देता है माइंड? मन जो है वो क्यों भुला देता है? स्मृति में क्यों नहीं रखता उसको? स्मृति में इसलिए नहीं रखता है क्योंकि अगर स्मृति में सब कुछ रहेगा तो आप पागल हो जाओगे सर। तो इसीलिए जो पास्ट लाइफ या पिछला जन्म या व्हाटएवर जो कुछ भी होता है वो नहीं याद होता। तो अब आप समझने की क्या जरूरत है कि जो ये 3 चीजें मैं आपको बताई, मैंने 5 लेयर्स बताई, इसमें से 2 लेयर्स खत्म हो जाती हैं, 3 लेयर्स बचती हैं। और ये 3 लेयर्स जो हैं बेसिकली दिस रिमेन्स। स्टैंड बाय पीरियड क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। प्रेत योनि जिसको बोलते हैं। जब आप जवानी में मरते हो, जिसको अकाल मृत्यु बोलते हैं, तो जो शरीर की इंटेंसिटी है, एनर्जी की इंटेंसिटी, वो पीक पे होती है। और वूम्ब में एंटर करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या ये जो एंट्री पॉइंट जो होता है उसमें इतना वूम्ब, इतनी हाई इंटेंसिटी की एनर्जी के साथ एंटर नहीं ले सकता आपको। तो आपको रेस्टिंग पीरियड में रहना पड़ता है, आपको स्टैंड बाई
पीरियड पे रहना पड़ता है। स्टैंड बाय पीरियड ये होता है कि मर गए, अच्छा 30 की उम्र में मर गए, वेट करो। वेट किसका करो? एनर्जी नीचे आने का। अपने आप नीचे एनर्जी नीचे आएगी। लॉ ऑफ बेल कर्व अप्लाइड है इसमें। नहीं समझ में आ रहा है तो लॉ ऑफ बेल कर्व बाय पार्सिंग डालिएगा, समझ में आ जाएगा यूट्यूब पे। तो आप पहले उसको नीचे करिए, उसके लिए आपको स्टैंड बाय पीरियड पे रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर जैसी वासना होती है उस हिसाब से आपको जो देही है, शरीर है, वो मिलता है। आपको जिस तरीके की वासना है, अगर मान लीजिए वासना आपको बहुत ज़्यादा गाना आना है तो आप गाने वाली फैमिली में पैदा होगे। मान लीजिए आप बहुत सेक्स करते हैं तो सेक्स वर्क करके आप पैदा हो जाओगे, ठीक है। अगर आप चोर उचक्के थे तो चोर उचक्के की जगह पैदा होगे। इसीलिए जब आप ऐसे लोग पैदा होते तो कहते हैं ये तो बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह है। वो एक्चुअली वो कॉन्शियसली यूनिवर्स ने डाला है आपको वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा भ्रमित होता है, ऐसा आभास होता है कि ये इनसे निकल के आया, इन दोनों से निकल के आया, जबकि वो इन दोनों से नहीं निकल के आया है। जो कॉन्शियसनेस है, जो प्राणमय कोश है, या जो प्राणमय कोश का ढांचा लेके जो आप आए थे, वो ढांचा बेसिकली मैच कराया गया है एक शरीर से, जो कि शरीर का जो प्रोग्राम है और जो ढांचे का प्रोग्राम है वो मैच करता है आपस में। अनलेस एंड अनटिल वो मैच नहीं करेगा तब तक, जो वासना आपस में मैच नहीं करेंगी तब तक उसको वो वाला शरीर नहीं मिलेगा। अगर आप योगी हो तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके चाचा चाची, मामा मामी या कोई नाना नानी या दादा दादी में से कोई एक योगी रहा होगा। मेरे घर में मेरे जो नाना है वो पिछले 40 साल से योगा कर रहे हैं, वो समझने की ज़रूरत है। और पिछले 30 साल से वो ध्यान करते हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है, मैं कभी उनके बारे में बताऊंगा। एक बार मैं उनके पास बैठा हुआ था, आज भी वो 90 साल के हो गए हैं, तो उनको सबकी शादी करानी है कि भाई मुझे इनकी शादी करानी, मुझे उनकी शादी करानी, मुझे ये करना, मुझे। आज भी उनके पास बैठे तो गाना गाएंगे, बैठेंगे 1 घंटा गाना ही गाते रहेंगे, है ना। तो गाना वहाँ से आया है मेरे अंदर, और ये योगा वगैरह भी वहीं से आया है, ठीक है। मेरी मम्मी भी गाती हैं, बट शी इज़ अ डॉक्टर नाउ। तो गाना गाएंगे, मेरे बच्चों ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, मेरी बात नहीं मानते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और तुम्हारी शादी करानी है, तुम्हारे बच्चों की शादी करानी है, पोते देखने हैं, ये देखने, वो देखने। मैंने कहा नाना, मैं एक दिन बैठा, मैंने कहा आप बिल्कुल, मतलब आप ठीक है योगा करते हैं और थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी जीवन के बारे में 1% आपको ज्ञान नहीं है। कहते क्या हो गया, ऐसा गुस्सा हो गया वो, क्यों ऐसा बोल रहे? मैंने कहा आपकी वासना ही नहीं खत्म हो रही है। अरे भैया छोड़ने वाले हो, आपको पता है हेल्दी डेथ क्या होती है? आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने ऐसा बोला नहीं मैं ऐसे बोल रहा था, मैंने कहा कि अरे भाई आपको कुछ तो ज्ञान रखो, शरीर को कैसे छोड़ते हैं। वृद्धाश्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया था? लोग जाते थे अपने घर बार को छोड़ के, जिससे मोह माया का जो बेल कर्व है वो डाउन हो सके, जो बेल कर्व है वो ढलान पे आ सके, जिससे वो छूट सके, क्योंकि संपर्क टूटते ही मोह खत्म होने लगता है। अगर संपर्क नहीं टूटेगा तो मोह नहीं खत्म होगा। एक ब्रेकअप होता है 6-7 महीने, एक साल बाद आप रिकवर हो जाते हो। कुछ 2-3% 10 साल में भी रिकवर नहीं हो पाते, क्योंकि वो माइंड में जिंदा रख रहे हैं, संपर्क रख रहे हैं उस पति को जो मर चुका है, उस बॉयफ्रेंड को जो धोखा दे चुका है, उसको जिंदा रख रहे हैं, उसकी मेमोरी से प्यार है, ठीक है। तो इस वजह से वो जिंदा है, 10 साल में आप भूल नहीं पा रहे हो। ये भी बहुत ज़रूरी है समझना, सटल है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। तो मैंने नाना से कहा, मैंने कहा कि भैया आपका दुनिया के इतने, आपने ये गीता और ये वो आप करते हो, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आया। वही हारमोनियम, वही गाना, मैंने कितना गाओगे यार? 40-45 साल से गा रहे हो, 55 से गा रहे हो, साला 70 साल के हो, कितना गाओगे? पागल हो गए हो क्या गा गा के? कुछ जीवन के प्रति कुछ आभास रखो, कुछ किसी चीज का कुछ एक स्मृति होती है, एक रुझान होता है, जीवन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करो। जब छोड़ना होता है तो ऐसे नहीं छोड़ना होता है।
कि आपका बहुत बड़ा कोई गोल है, उसको लास्ट तक आप करते रहे। दुनिया तो कहेगी अरे भाई लास्ट तक सॉफ्टवेयर बनाता रहा, लास्ट तक ये करता रहा, लास्ट तक बेड पे था लेकिन पियानो बजा रहा था। अरे भैया अगर वो मरेगा ना तो उसकी वासना इतनी ज़्यादा होती है कि उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा दूसरे शरीर को हासिल करने में। और बीच का जो स्टैंड बाय पीरियड होता है उसमें 2 स्टेट्स होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप मरते हो सडनली, या फिर बुढ़े में, या फिर वृद्ध, या फिर जवानी में, अगर आप मरते हो जवानी में सडन डेथ में और आप अटर शॉक्ड में होते हो, 2 से 3 दिन में आपको रियलाइज तक नहीं होता कि आप मर चुके हो। ठीक है, और ये बात मत सोचो कि ये कोई कॉन्शियसली आपको रियलाइज नहीं होता। एक बार शरीर छूटा तो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर सब कुछ वासनाओं के हिसाब से चलता है, टेंडेंसीज एंड हैबिट्स के हिसाब से चलता है। अगर आपके पास बीवी के पास बहुत मोह है तो बीवी के सपनों में आओगे, और वहां पे ये नहीं करोगे हाय व्हाट्सअप क्या चल रहा है, ये सब नहीं बात करोगे। आप वहां से वासनाओं की बात करोगे। हो सकता है पुकार आए एकदम से, अंजलि, ऐसे मन में पुकार आए। क्योंकि बचपन में एक बार एक इंसिडेंट हुआ था हमारे घर में, ये सब हमारे घर में हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और बहुत सारे लोग जिनके यहाँ सडन डेथ हुई है उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा। मेरे जो नाना के बड़े भाई हैं वो ट्रेन से कट के मर गए थे, आप सोचिए। एंड दिस इज इन उन्नाव, एक्चुअली आई एम फ्रॉम कानपुर। वो ट्रेन से कट के मर गए। भाई हुआ क्या कि ट्रेन चल रही थी और उल्टा उतर गया और ट्रेन के अंदर घुस गए और कट के मर गए वहीं पे। और उस समय ना मोबाइल होता था, ना आईडी कार्ड, ना कुछ। ये है बात 2001 की है या 1999 की है, 2002 के आसपास की बात है। अब मैं छोटा था तो रात में क्या है, हमारे यहाँ बिजली नहीं आती थी। तो हम लोग शुक्लागंज में रहते थे, हमारे यहाँ बिजली नहीं आती थी। शुक्लागंज में एक पोनी रोड करके जगह है, मैं वहाँ रहता था। मेरा खुद का घर था, फैमिली वगैरह, पापा मम्मी। पापा सोते थे ऊपर, मम्मी और मैं नीचे सो रहे थे। और ये इनकी मृत्यु हो चुकी थी 3 दिन पहले। 3 दिन पहले की बात है, मृत्यु हो चुकी थी। ट्रेन से कट के मर गए। पुलिस को पता नहीं चला, इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस ने लाश को कर दिया लावारिस करार। कहा कि भाई लावारिस का लाश है ये। अब क्या हुआ, अब देखो क्या होता है इसके बाद। अब एक तड़प होती है आदमी की, एकदम से आदमी मर गया, ना फैमिली वाले जानते हैं, या मरते समय आखिरी में फैमिली को याद आई होगी, जो आखिरी के चरण होते हैं मरते वक्त, वो फैमिली की याद आई होगी। तो कि मतलब एकदम से याद आई, पुकार आई, तो आखिरी में पुकार जब तक थॉट आया कि मुझे फैमिली चाहिए, तब तक मर चुके, खत्म, निकल गया शरीर से, खत्म हो गए। तो अब क्या हुआ कि अब वो वासना बन गया। अब वो वासना क्या बना, ये वासना थी कि मेरे शरीर को ढूंढा जाए। तो क्या हुआ, देखिए बड़ा सही है ये। और ये सब चीजें मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती हैं शुरू से। मेरे साथ ये डेथ को लेके ना मेरे एक इंट्रिंसिक वो है मजा, जो एक कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ सब कुछ, और ये सब होता भी नहीं है, बट इट इज जस्ट दैट कि I had this always, after coming into all these things, I was inclined towards to understand death and what happens and all that. हुआ क्या, देखिए, ट्रेन से कट के मरे, पुकार हुई, कट गए, मरे। वो पुकार क्यों हुई मैंने कोई देखा नहीं था, लेकिन कैसे बता रहा हूँ वो भी समझिए। मैं मेरी मदर के साथ सो रहा था रात में, एंड 2000 की बात है, तो आई वाज लाइक 7 या 8, ठीक है, ईयर ओल्ड। पापा मेरे सोते थे ऊपर, मम्मी नीचे अंधेरे में सो रही थी। लाइट चली जाती थी शुक्लागंज में, उसमें लाइट नहीं आती थी, और ये मुंह नुचवा और ये सब जो है, सब बातें सब चल रही थी उस वक्त। उधर के आप टाइप करिएगा यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आपको पता चलेगा। और एकदम से ठंड का समय था, एकदम से पुकार आई चिल्लाते हुए। मेरी मम्मी का आवाज़ जो था वो उसने लिया, मतलब मेरी मम्मी का जो नाम था वो चीखते हुए। अब वो माइंड के अंदर ही था या बाहर था या जो कुछ भी था, मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था। तो जैसे ही वो आई, मम्मी एकदम से चौंक के खड़ी हो गई, क्योंकि भाई
उन्हीं से वो अटैच थे। अब देखो ये भी बड़ी चीज़ है, बड़ी कमाल की चीज़ है समझने की, कि जिससे आप अटैच हो उसी के नाटक करते हो आप जाके। ये नहीं कि आप मेरे से अटैच हो, मेरे कोई फलाने पड़ोसी के यहाँ डेथ हुई और मेरे पास आके कोई नाटक कर रहा है। मेरे पास कोई आके नाटक नहीं करेगा अगर पड़ोसी की डेथ हुई तो। वो पड़ोसी जहाँ जिससे अटैच्ड है उससे नाटक करेगा। ये बड़ी सही चीज़ है। इसी जो अटैचमेंट है ना, ये डिज़ायर, ये बर्निंग डिज़ायर, कंपल्शन, ये जो संपर्क है, ये संपर्क आदमी तोड़ना नहीं चाहता है। बड़ी कमाल की चीज़ है। तो अटैचमेंट मेरी मदर के साथ था, और चिल्ला के एकदम से नाम बोला, मम्मी गई बाहर, खोला दरवाजा, एकदम अंधेरा था। इट वॉज लाइक टोटली ब्लैंक एंड कोहरा एंड साइलेंट। उस समय 2000 में लोग सुपर साइलेंट हुआ करते थे, अभी तो रेस्टलेस हो गए, ठीक है। तो एकदम साइलेंट एंड चौंक गई। और फिर अगले दिन मेरे मामा गए ढूंढने एंड ऑल दैट। पता चला कि आज से 1 हफ्ते पहले यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी, कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, खून से लपटे हुए। तो जैसे ही कपड़े उन्होंने देखा, मेरे मामा ने पहचान लिया कि ये टेंशन है। और उसके अराउंड 13 से मतलब 60 दिन तक देयर वॉज दिस इमेंस पेन। एवरीबडी कुड हैव, जो भी उनसे अटैच थे वो फील करते थे कि भाई कि क्यों हुआ। उनकी एज थी अराउंड वही शायद 40-45 या रहे होंगे, 50 रहे होंगे एट दैट टाइम डेथ हुई थी। तो समझने की क्या जरूरत है इसमें, कि इसमें समझ में क्या आना है। पहली चीज तो एक, जब आदमी मरता है तो जो भी वासनाएं हैं उसी के प्रति वो आदमी निकलेगा। जो भी अटैचमेंट्स हैं उसके पीछे आदमी वो पगलाएगा। अगर आप कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड पागल है बॉयफ्रेंड के पीछे, गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद भी पागल रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि बंदा अनकॉन्शियस रहता है लेकिन वासना एक्ट करती है। इट्स नॉट लाइक कि आई एम कॉन्शियस एंड आई एम एक्टिंग आउट ऑफ इट। नो, आई एम नॉट रियलाइजिंग ऑल्सो। वो जो वासना है वो काम करती है, टेंडेंसीज के थ्रू आदमी काम करता है। इट इज लाइक अ लूप। मैंने आपसे क्या बोला था, एक ट्रेन है, उसको धक्का दो, और एकदम से जब तक आप धक्का दोगे तो एक फोर्स है, उसके बाद ट्रेन जब 60 की रफ्तार पकड़ेगी, आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेन को हम गोली मार दे तो ट्रेन रुकेगी नहीं। ट्रेन को आप गोली मार दोगे लेकिन फिर भी ट्रेन चलती रहेगी। वैसे ही इंसान है, वो चल रहा है, और एकदम से आपने उसको गोली मार दिया तो वो फिर भी कार्य करता रहेगा, गतिविधियां फिर भी होती रहती हैं। जो वासनाएं हैं वो एक्ट करती रहती हैं। इट्स लाइक गोला 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 आदमी घूमता रहता है। फिर धीरे धीरे 60-70 दिन बाद वो धीरे धीरे आदमी, जैसे आदमी रियलाइज करता है कि भाई ये तो रोज का हो गया, तो फिर आदमी जैसे ही घुटने टेकता है फिर आदमी थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड में जाता है। फिर आदमी एग्जिस्ट करता है उन 3 लेयर्स में, लेकिन स्टैंड बाय पीरियड में रहता है जब तक उसको उसके वासना के हिसाब से, शरीर के कर्मों के हिसाब से और आपके कर्मों के हिसाब से मैच्ड बर्थ ना मिले। ठीक है, तो इस हिसाब से काम होता है। तो उसके अराउंड कुछ दिन बाद, 4-5 साल बाद, जो उनका बेटा था उन्होंने भी जहर खा लिया था, तो उससे रिलेटेड भी इंसिडेंट हुए थे हमारे घर में। तो मेरा कहने का बस ये मतलब है कि ये पूरा का पूरा डेथ स्ट्रक्चर है। अब महासमाधि क्या होता है, जब महासमाधि में इंसान बैठता है तो ये 5 लेयर को डिसइंटीग्रेट करता है। ये 5 लेयर थ्रू एवोल्यूशन आपकी बन गई है। और फिर जो कॉन्शियसनेस है, आत्मन है, आत्मन इन 5 लेयर से अलग है। आत्मन को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। वो एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जिसको प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वो 5 लेयर से अलग है ना। बने उससे ही है सब, निकले उससे ही है सब। जैसे साउंड ऑफ साइलेंस जो है, दैट इज द बेसिक कॉन्शियसनेस, दैट इज द फंडामेंटल। इट इज लाइक मिट्टी, उससे सब कुछ निकला है ना। बीज, फिर प्लांट, फिर पौधा, फिर फूल, फिर फिर पेड़। तो लेकिन है तो मिट्टी ना, लेकिन फॉर्म अलग अलग है। तो ऐसे आपको समझना होता है चीज़ों को। ये बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा डेथ से रिलेटेड जो गुत्थी है वो है। तो अब अगर लेट्स से कि डेथ हो गई आपकी, अगर नेक्स्ट टाइम कहीं आप चला रहे हो गाड़ी वाड़ी, तो आपको अगर रियलाइजेशन है कि आप क्या हो, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी सफरिंग कम से कम होगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल %, आपकी धज्जियां उड़नी तय है।
सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मज्ञान का जो मकसद है, जो गोल है, वो डेथ को हेल्दी करना है, जिससे वासनाएं ओवर पावर ना करें आपको। कई योगी कॉन्शियसली मरते हैं, वो कॉन्शियसली वासनाओं को यूज करते हैं।